जय हिंद साथियों, नमस्कार। ओ लेवल M1 R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस की इस क्लास में आज हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जुलाई 2021 में जो ओ लेवल का एग्जाम हुआ था उसकी क्वेश्चंस को हम सभी सॉल्व कर रहे हैं और प्रीवियस क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया था। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब पार्ट 2 में जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, जो डिस्क्रिप्टिव वाले हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर अटेंड कीजिएगा। साथ ही साथ ओ लेवल M2 R5, M3 R5 और M4 R5 की क्लासेस हमारे दूसरे चैनल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल पर हो रही हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखा है। वहां से आप विजिट करिए और उन क्लासेस को अटेंड करिएगा। डिस्क्रिप्शन को विजिट कर लीजिए, वहीं से आपको चैनल की लिंक और क्लासेस की लिंक मिल जाएगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पार्ट 2 में टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चंस के आंसर्स आप सभी को देने होते हैं। यहां पर सभी को मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, आप ध्यान से समझिए और साथ में एक नोटबुक और पेन ले लीजिए ताकि पॉइंट्स जो भी बताऊं उनको आप नोट कर सकें। यहां पर 5वां क्वेश्चन है, एक उदाहरण के साथ मेल मर्ज सुविधा को समझाएं। आपको बताना है कि मेल मर्ज क्या होता है, इसका क्या उपयोग है, कैसे हम उपयोग करते हैं और एक एग्जाम्पल भी आपको देना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक हेडिंग डालेंगे कि मेल मर्ज क्या होती है। नॉर्मली आप सभी जानते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग में MS वर्ड के अंतर्गत या लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत मेल मर्ज का उपयोग हम इसलिए करते हैं कि अगर हमें एक ही लेटर कई सारे यूजर्स को भेजना है तो इसके लिए मेल मर्ज का उपयोग करेंगे। एक बार में हम लेटर को बना लेंगे और जितने लोगों को भेजना है उनकी एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे और फिर सभी को वह लेटर एक बार में हम सेंड कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि जैसे अब एक ही लेटर को अगर हम बार बार टाइप करेंगे, मान लीजिए 10 लोगों को भेजना है, बार बार टाइप करेंगे, हमारा समय वेस्ट होगा, हमारी मेहनत अधिक लगेगी। लेकिन मेल मर्ज का उपयोग करके हम एक ही लेटर को 10, 20, 30 लोगों को एक ही बार में कस्टमाइज करके भेज सकते हैं, तो हमारा समय भी यहां पर बच जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, पॉइंट भी आपको दिखा देता हूं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। Mail merge consists of combined mail and letter pre-addressed envelopes or mailing label for mass mailing from a form letter. This feature is usually employed in a word processing document which contains fixed text and variables. MS Word में मेल मर्ज वह फैकल्टी है जिसका उपयोग करके एक ही बार में बहुत सारे या अलग अलग लेटर्स, जैसे अगर आप इनविटेशन कार्ड बनाना चाहते हैं, कोई पर्सनल लेटर है, ऑफिस का लेटर है, या कोई आप ईमेल क्रिएट करना चाहते हैं, तो वह भी आप यहां से क्रिएट कर सकते हैं। इन सभी को कम से कम समय में अनेक यूजर को भेज सकते हैं। मतलब मेल मर्ज का उपयोग करके आप अलग अलग तरीके के लेटर्स, जो भी आपकी आवश्यकता है, वह बना के अनेक यूजर्स को एक बार में आप भेज सकते हैं। अर्थात मेल मर्ज का उपयोग मुख्य रूप से बल्क में लेटर्स, ईमेल मैसेज, इनवेलप्स, लेबल्स और डायरेक्टरी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए हमें एक ऐसा फॉर्मेट कई सारे लोगों को भेजना है, तो वहां पर एक लिस्ट हम क्रिएट कर लेंगे और ये आपका एग्जाम्पल के तौर पर वहां पर आप लिख सकते हैं। मान लीजिए किसी को मेल भेजना है तो यहां पर डियर, अब यहां पर जैसे ब्रैकेट में जो भी लिखा है, अब यही चीज वहां पर क्रिएट कर लेंगे। नेम क्रिएट कर लेंगे, यहां पर यूजर नेम क्रिएट कर लेंगे, पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। अब ये चीज वहां पर लिस्ट के रूप में क्रिएट कर लेंगे और ईमेल एड्रेस को भी। और फिर क्या करेंगे, हम ऐसा फॉर्मेट तैयार करके वहां पर जब मेल मर्ज का उपयोग करेंगे तो सभी के लिए अलग अलग ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए कैसे उपयोग करते हैं, आपको हम MS वर्ड में दिखाते हैं। यहां पर आप सभी का MS वर्ड ओपन हो चुका है। अब दोस्तों MS वर्ड के अंतर्गत यहां पर इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं।
अब एमएस वर्ड के अंतर्गत आप जाएंगे, यहां पर देखिए मेलिंग टैब दिया गया है। अब मेलिंग में आप स्टार्ट मेल मर्ज का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अलग अलग यहां पर ऑप्शंस हैं, यहां से भी आप कर सकते हैं। स्टार्ट मेल मर्ज पे जाएंगे, यहां पर स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड दिया गया है। अब आपको क्या बनाना है, लेटर, ईमेल मैसेज, इनवेलप्स, लेबल या डायरेक्टरी, जो भी आपको बनाना है वो आप यहां से चूज कर सकते हैं कि हमें क्या बनाना है, लेटर बनाना है कि ईमेल मैसेज बनाना है, इनवेलप्स बनाना है या जो भी बनाना है। देन यहां पर स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पर आप क्लिक करेंगे। अब यहां पर देखिए आप यहां से भी चूज कर सकते हैं जो आपको बनाना है। देन यहां पर नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है। देन यहां पर सेलेक्ट रिपीट का ऑप्शन दिया गया है, यहां पर आप क्लिक कर लेंगे। मींस अगर आपने पहले से कोई लिस्ट बनाई है तो आप यहां से सेलेक्ट भी कर सकते हो। नहीं बनाई है तो यहां पर टाइप आ न्यू लिस्ट का ऑप्शन दिया गया है, यहां पर क्लिक करेंगे, क्रिएट पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर लिस्ट को क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब जो जो चीजें आपको रखनी है वो यहां पे आप रख सकते हो। जैसे वहां पर क्या था, यूजर नेम और उसके बाद वहां पर आपका ईमेल एड्रेस है ना, नेम, पासवर्ड, ये सब चीजें थी तो आप यहां पर ये चीजें लिख लोगे। अब यहां पर देखो बाय डिफॉल्ट में दिया गया है टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन। अगर आपको ये सब कुछ चाहिए तो यहां से आप यूज कर सकते हो, नहीं तो कस्टमाइज कॉलम पे जाके जो आपको नहीं चाहिए वो यहां से आप क्या करेंगे, एक एक सेलेक्ट करके और यहां से डिलीट कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए हमें यहाँ से सिटी हटाना है, स्टेट हटाना है, एड्रेस लाइन 2, 1, कंपनी नेम, ये सब हटाना है तो यहाँ से क्या है, इन चीजों को हम हटा देते हैं। अब यहाँ से हम इतना ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पर टाइटल में जो भी आपको लिखना है, मान लीजिए हमने लिख दिया मिस्टर, है ना, और फिर फर्स्ट नेम में हमने लिख दिया अभय, लास्ट नेम में पांडे, स्टेट कौन सा है, यूपी। अब यहां पर मेल लिखना है, हमने मेल लिख दिया अभय एक्सेल कंप्यूटर @gmail.com, है ना। अब ऐसे ही कोई अदर कॉन्टेक्ट है तो यहां पर हम लिख देंगे ऐसे ही मिस्टर। अब जो भी नाम लिखना है, मान लीजिए हमें अजय लिखना है, हमने लिख दिया अजय, फिर यहां पर कुमार, और कहां से हैं, मान लीजिए दिल्ली से हैं, दिल्ली कर दिया, यहां पर अजय @gmail.com। ऐसे हमने बना लिया। देन ओके पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद इसको आपको सेव करने के लिए बोलेगा एड्रेस लिस्ट के रूप में, तो जिस नाम से भी आपको सेव करना है आप सेव कर सकते हैं। हमने अभय एक्सेल कंप्यूटर के नाम से इसको सेव करना चाहा तो हमने सेव कर दिया। यहां पर देखिए लिस्ट आपकी तैयार हो जाती है। देन यहां पर ओके कर देंगे। अब आपको जो भी लेटर लिखना है वो लेटर यहां पर आप लिख लेंगे। मान लीजिए हमारा लेटर ये है ना, अपने समय को बचाते हैं, एक लेटर हमने ये मान लिया, अब लिख लिया। देन नेक्स्ट राइट योर लेटर पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको जो भी चीजें ऐड करनी है, जैसे एड्रेस ब्लॉक ऐड करना है तो यहां से एड्रेस ब्लॉक आप ऐड कर सकते हैं, जिसका आउटपुट ऐसे होगा, मिस्टर अभय पांडे यूपी, है ना। अगर आपको ऐसे चाहिए आप ऐसे ऐड कर सकते हो। ग्रीटिंग लाइन चाहिए जहां पर सिर्फ ऐसे लिखा होगा डियर मिस्टर पांडे, अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप ये कर सकते हो। आपको इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट पेज चाहिए तो आप कर सकते हो। मोर आइटम में यहां से जो चीजें आपको चाहिए वो आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो। मान लीजिए हमको ये सब कुछ चाहिए तो यहां से हम टाइटल, देन फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम, देन स्टेट, देन ईमेल एड्रेस, सब कुछ इंसर्ट कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं और यहां से एंटर कर लेते हैं। अब यहां पर अगर मान लीजिए किसी चीज को हमें नीचे रखना है तो हम नीचे भी ऐसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, कंप्लीट द मर्ज पे क्लिक करेंगे, एडिट इंडिविजुअल लेटर पे क्लिक करके ओके कर देंगे। अब यहां पर देखिए मिस्टर अभय पांडे यूपी, ईमेल आईडी यहां पर आ गई, फिर जो लेटर है वो नीचे लेटर शो हो रहा है। ऐसे ही दूसरा पर्सन जो हमने लिस्ट में ऐड किया था उसका नेम, सिटी, ईमेल एड्रेस यहां पर लिखा है और उसका भी लेटर तैयार हो गया। ऐसे ही जितना भी एड्रेस लिस्ट में हम ऐड कर लेंगे उतने लोगों के लिए लेटर एक ही बार में बनकर तैयार हो जाएगा। तो ऐसे आप एक मेल मर्ज तैयार कर सकते हैं। मेल मर्ज का उपयोग आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा।
दूसरा क्वेश्चन है रैम और कैश मेमोरी में क्या अंतर है। इसके लिए आपको पहले जानना चाहिए कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी का क्या उपयोग है। मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके समझा देता हूं, ठीक है। अब यहां पे हम अदर डॉक्यूमेंट जो हैं उसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब पहले आप जानिए मेमोरी क्या है। दोस्तों, जैसे हम सभी के पास दिमाग है, अगर मान लीजिए हम किसी को एक बार देख लेते हैं तो क्या होता है, दोबारा जब देखते हैं तो माइंड में ये बात आती है कि मैंने इसको कहीं पर देखा है। वैसे ही कंप्यूटर के पास मेमोरी होती है। अब कंप्यूटर जो भी डाटा है उसको अपने पास स्टोर रखने का काम करता है ना। मीन्स मेमोरी क्या है, जो भी इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त हुए निर्देश होते हैं उनको स्टोर रखने का काम कौन करता है, तो मेमोरी आपका करता है। इसको थोड़ा ठीक से समझिएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं, है ना। अब यहां पर समझिए, सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहां पर सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एएलयू, सीयू और एमयू। जो तीसरा पार्ट है वो क्या है, मेमोरी यूनिट, अर्थात कंप्यूटर की मेमोरी। तो कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग का जो लास्ट रिजल्ट है, मीन्स उसका अंतिम परिणाम और अंतरिम परिणाम कहां पर स्टोर होता है, मेमोरी में स्टोर होता है। और उसी मेमोरी के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा पार्ट है आपका सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। याद रखिएगा, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट हुए। अब प्राइमरी मेमोरी को अगर आप समझें तो देखिए, प्राइमरी मेमोरी कहां पाई जाती है, कंप्यूटर के अंदर पाई जाती है। इसीलिए प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। अब ये सीपीयू के अंदर होती है, इसीलिए इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी, क्योंकि इसको सबसे पहले एक्सेस किया जाता है। फिर उसके बाद बात आती है, यह आपकी क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है। कैसी मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी है, अर्थात प्राइमरी मेमोरी आपकी अस्थायी मेमोरी होती है। अब इसके आपके 2 पार्ट हुए। कौन कौन से, एक हुआ रैम, दूसरा हुआ रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म। और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। अब ऐसे ही अगर आप रैम की बात करें तो रैम के भी पार्ट्स हैं। जैसे कौन है आपका, 2 पार्ट हैं इसके। कितने, 2 पार्ट। कौन कौन से, एक है एस रैम और दूसरा है डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। वही यहां पर बात की गई है आपकी किसकी, रैम में और कैश मेमोरी में क्या अंतर होता है। एक्चुअल में देखें तो कैश मेमोरी कुछ है ही नहीं, वो क्या है, आपकी एक काल्पनिक मेमोरी होती है, ठीक है। याद रखिएगा, वहीं पर रैम क्या है, रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। मीन्स यह टेम्परेरी मेमोरी होती है। जो भी इनपुट डिवाइस से हम इनपुट करते हैं वह पहले रैम में ही स्टोर किया जाता है और सीपीयू द्वारा आवश्यकता अनुसार वहां से प्राप्त किया जाता है। रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी मीन्स टेम्परेरी रूप से स्टोर रहते हैं और जब कंप्यूटर बंद हो जाता है या बिजली चली जाती है तो रैम में जो भी डाटा स्टोर है वह डाटा मिट जाता है, ठीक है ना। इसीलिए रैम को वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। रैम की क्षमता आकार कई प्रकार की हैं, जैसे 4 MB की भी होती है, 8 MB की भी होती है, 16 MB की, 256 MB की, ऐसे ही आपकी रैम होती हैं, ठीक है। अब इसी के पार्ट के अंतर्गत डायनेमिक और स्टैटिक ये सभी रैम मिलती हैं। अब वहीं पर कैश मेमोरी की बात करें तो मैंने आपको बताया कि कैश मेमोरी क्या है, आपकी काल्पनिक मेमोरी होती है।
कैसी मेमोरी है? आपकी काल्पनिक मेमोरी है, जो क्या है, आपकी स्पीड में काफी तेज होती है। इसका उपयोग क्या है? हमारे कंप्यूटर सीपीयू की कार्य क्षमता को बढ़ाने में कैश मेमोरी काफी सहायता करती है। इसके अलग अलग प्रकार भी हैं, वह भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो कैश मेमोरी एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर कंप्यूटर मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? हाई स्पीड सेमीकंडक्टर कंप्यूटर मेमोरी है, जिसका उपयोग सीपीयू की स्पीड तथा परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कैश मेमोरी जो है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में काफी महंगी भी होती है, ठीक है। और यह कैसी काम करती है? तो यह सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? बफर के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग डेटा और प्रोग्राम के उन हिस्सों को रखने के लिए किया जाता है जो सीपीयू द्वारा सबसे ज्यादा बार उपयोग किए जाते हैं। अब दोनों के बीच में डिफरेंस को हम देख लेते हैं। The main difference between cache and RAM is that the cache is fast memory. इन दोनों के बीच मुख्य अंतर यह है कि कैश मेमोरी जो है ये फास्ट मेमोरी है, ठीक है ना। फास्ट मेमोरी कंपोनेंट दैट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज डाटा बाय द सीपीयू। जो मैंने आपको बताया कि जो डाटा सीपीयू द्वारा सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है उसको स्टोर करने का काम कौन करता है? कैश मेमोरी करती है। कैश इज स्मॉलर एंड फास्ट मेमोरी कंपोनेंट इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में कैश मेमोरी छोटी भी होती है और फास्ट मेमोरी भी होती है। अब दोनों में अंतर देखें तो रैम इज वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है ना, विच कुड स्टोर द डाटा एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड। इसमें डाटा तब तक स्टोर रहता है जब तक कि आपकी विद्युत सप्लाई मिलती रहती है। कैश वहीं पर क्या है? स्मॉलर एंड फास्ट मेमोरी है। दिस साइज ऑफ रैम इज ग्रेटर, मीन्स रैम की साइज जो होती है वो बड़ी होती है, जबकि कैश मेमोरी की जो साइज है वो क्या होती है? लेस होती है, कम होती है। रैम क्या है? एक्सपेंसिव है। इट इज एक्सपेंसिव मीन्स रैम आपकी खर्चीली है, वहीं पर कैश मेमोरी जो है ये कम खर्चीली है, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं लगता है। इट होल्ड्स प्रोग्राम एंड डाटा दैट आर करंटली एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। सीपीयू द्वारा जो भी प्रोग्राम या जो भी डाटा वर्तमान समय में निष्पादित होता है, एग्जीक्यूट होता है, उसको स्टोर करने का काम करती है। और कैश मेमोरी क्या करती है? जो डाटा सीपीयू द्वारा उपयोग किया जा रहा है उसको अपने पास रखती है। रैम क्या है? आपकी फास्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू कैश, मीन्स कैश मेमोरी की तुलना में रैम की स्पीड कम है, जबकि कैश मेमोरी क्या है? फास्ट है। रैम इज फास्टर देन अ हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क आर जस्ट एनी फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। रैम जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज की मीडिया जो है, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या कॉम्पैक्ट डिस्क, उनसे तेज है, जबकि कैश मेमोरी इंक्रीज द एक्सेसिंग स्पीड ऑफ सीपीयू। कैश मेमोरी क्या करती है? सीपीयू की एक्सेस करने की जो स्पीड है उसको बढ़ाने का काम करती है, ठीक है। सीपीयू रीड कैश मेमोरी डाटा बिफोर रीडिंग रैम। सीपीयू क्या करता है? कैश मेमोरी के डाटा को पहले पढ़ता है, जबकि रैम के डाटा को बाद में पढ़ता है, ठीक है। इट कैन बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ। रैम आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकती है और कैश मेमोरी अधिकतर आपकी सिर्फ इंटरनल होती है। तो ये क्या हो गए? रैम और कैश मेमोरी के बीच में अंतर। समझ गए आप लोग? कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, नहीं तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। स्लाइड ट्रांजिशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है। जब आप पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं तो वहां पर आपने आसानी से स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग किया होगा। यहां पर आप जाते हैं जब एनिमेशन दिया गया है, एनिमेशन में यहां पर देखिए ट्रांजिशंस आपके दिए गए हैं। अलग अलग तरीके के ट्रांजिशंस हैं, जैसे फेड एंड डिसॉल्व है ना, अलग अलग तरीके के यूजेस हैं। ये क्या है? एक प्रकार के इफेक्ट्स हैं, है ना। जैसे वाइप्स आप करते हैं, देखिए लेफ्ट राइट, जैसे भी आप करते हैं वैसे यहां पर वो शो होता है। ऐसे क्लिक किया, देखिए, है ना। तो यहां पर बहुत तरीके की हैं, जैसे भी आप वहां पर सेलेक्ट करेंगे वैसे यहां पर आ जाएगा। ये होते क्या हैं यहां पर, ये आप पहले समझ लीजिए।
तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन मोशन इफेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? मोशन इफेक्ट होते हैं जो प्रेजेंटेशन के दौरान मीन्स जब हमारा प्रेजेंटेशन चलता है तब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने पर स्लाइड व्यू में होते हैं। मीन्स जैसे यहां पर हमने एक स्लाइड बनाई, अब कोई दूसरी स्लाइड है, अब यहां पर हमने एक इफेक्ट लगा दिया, तो जैसे हम इस स्लाइड पर हैं और इस स्लाइड से जब हम उस स्लाइड पर जाएंगे तो वहां पर वह मोशन इफेक्ट हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो यहां पर दिया गया है कि आप ट्रांजिशन की जो स्पीड है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर हमें ट्रांजिशन में कोई म्यूजिक ऐड करना है, जैसे यहां पर कोई म्यूजिक ऐड करना है तो यहां पर दिया गया है ट्रांजिशन साउंड, यहां से आप ट्रांजिशन साउंड्स भी ऐड कर सकते हैं। अलग अलग साउंड्स यहां पर दिए गए हैं, जो भी आपको चाहिए यहां पर आप ऐड कर सकते हो। इसकी स्पीड को आपको कस्टमाइज करना है तो आप स्पीड भी कस्टमाइज कर सकते हो। अगर एक ही ट्रांजिशन को हमें सभी स्लाइड्स पर अप्लाई करना है तो यहां पर अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करके सभी स्लाइड्स पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर एक बार पढ़ लीजिए। अ स्लाइड ट्रांजिशन इज द विजुअल इफेक्ट दैट अकर्स व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू द नेक्स्ट ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन। यू कैन कंट्रोल द स्पीड, ऐड साउंड एंड कस्टमाइज द लुक ऑफ ट्रांजिशन इफेक्ट। तो छोटी सी टिप्पणी वहां पर आपको लिखना है, यहां पर ये आप लिख देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहां से हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पीसी और स्मार्टफोन को सुरक्षित करने के कुछ तरीके बताएं। बताइए, क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का। पीसी और स्मार्टफोन को सुरक्षित करने के कुछ तरीके। यहां पर पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा और एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा, तो आप पॉइंट्स को नोट करिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप एग्जाम में लिखिएगा। देखिए, चाहे आप कंप्यूटर का उपयोग करें या मोबाइल फोन का उपयोग करें, सबसे पहला काम आपको यह रखना है कि कोई भी आपके फोन को या आपके पीसी को एक्सेस ना कर पाए। और ये कब होगा? जब आप वहां पर पासवर्ड लगा के रखेंगे। तो सबसे प्राइमरी चीज है पासवर्ड का उपयोग करना, अगर आप सिक्योरिटी चाहते हैं तब। ठीक है, वर्तमान समय में आप देखते हैं ना, मोबाइल हैक हो गया, आपका पीसी हैक हो गया, आपका डाटा लीक हो गया। तो कैसे हो जाता है? जब आप वहां पर कोई भी असावधानी रखेंगे, कोई भी गलती करेंगे, दूसरे को मौका देंगे, तो आपका लाभ उठाएगा। चलिए पॉइंट्स को हम देखते हैं कैसे हम अपने पीसी को सिक्योर कर सकते हैं। पहले हम पीसी की बात कर लेंगे। तो यहां पर देखिए दिया गया है यूज ऑफ फायरवॉल। अगर हम अपने पीसी को सिक्योर करना चाहते हैं तो हमें फायरवॉल का उपयोग करना होगा। फायरवॉल को कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा कहा जाता है, जो इंटरनेट पर जो इलीगल्स हैं, है ना, जो इलीगल्स रेज आपके कंप्यूटर पर आती हैं, जो आती हैं, उनसे बचाने का काम करता है फायरवॉल, या उसको रोक देता है। सेकंड है इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। देखिए, प्रेजेंट टाइम पर बहुत तरीके के वायरसेस हैं। आपको ईमेल के जरिए या इंटरनेट पर आप उपयोग करते हैं, मान लीजिए कोई वेबसाइट है, वहां पर आपने क्लिक कर दिया और वहां से वायरस आपके सिस्टम में आ गए। आपने कोई बाहर दूसरे की पेन ड्राइव यूज कर ली, आपके सिस्टम में वायरस आ गए। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनका उपयोग आपके सिस्टम में वायरस को डालने के लिए किया जाता है। तो इन सभी से बचने के लिए आपको क्या करना है? एंटीवायरस अपने सिस्टम में इंस्टॉल रखना है, ताकि कहीं पर कोई वायरस आता है तो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाए। यही काम होता है एंटीवायरस का, वायरस को मिटाना। जैसे देखते हैं ना, आप मच्छर कहीं पर हैं तो आप मॉस्किटो का उपयोग कर लेते हैं, उसको वहां से खत्म करता है। वैसे ही वायरस को मिटाने के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। तीसरा है इंस्टॉल एन एंटी स्पाईवेयर पैकेज। अगर आप बेहतर सिक्योरिटी चाहते हैं तो वहां पर आप एंटी स्पाईवेयर पैकेज को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें। यूज कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। देखिए, पासवर्ड जब आप लगाते हैं, एक बात तो कोई पासवर्ड लगाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लग गया पासवर्ड। अरे पासवर्ड लगा रहे हो कि मजाक कर रहे हो? भाई मजाक नहीं करना है, पासवर्ड लगाओ तो अच्छे से लगाओ, कॉम्प्लेक्स। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाइए, एक अच्छा सा पासवर्ड। अच्छा सा पासवर्ड का मानक क्या है? जहां पर कोई कैपिटल लेटर हो, जहां पर आपका स्मॉल लेटर भी हो, जहां पर नंबर्स भी हो, जहां पर सिंबल्स भी हो, वो कहलाता है आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। और उसकी लेंथ जो है वो कम से कम
8 डिजिट की होनी चाहिए, कम से कम 8 कैरेक्टर आपके पासवर्ड में होने ही चाहिए। ठीक है, तो जो भी आप पासवर्ड बनाएं वो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड में एक चीज आपको ध्यान में रखना है, पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है। अगर कहीं पर आपने स्मॉल लेटर का प्रयोग किया है और आप उसकी जगह पर कैपिटल लिखेंगे, कभी भी नहीं खुलेगा। नेक्स्ट है कीप योर ओएस एप्स एंड ब्राउजर अप टू डेट। अगर आप अपने सिस्टम को सिक्योर करना चाहते हैं, वायरस से बचना चाहते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत से बचना चाहते हैं, तो हमेशा आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखिए। जब आप अपडेट रखेंगे तो वहां पर अगर वायरस की कोई संभावना भी होगी तो वह ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। या आप अपने सिस्टम में जो भी एप्स इंस्टॉल किए हुए हैं, जिन भी सॉफ्टवेयर का आप उपयोग कर रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम अप टू डेट रखिए। ठीक है ना, आप अपने डाटा को मत बचाइए कि आज मेरा 1 GB डाटा खत्म हो जाएगा। आप अगर सिक्योरिटी चाहते हैं तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, अपने ऐप को, अपने ब्राउजर को अप टू डेट रखना चाहिए। इसके अलावा आप टाइम टू टाइम अपनी जो सर्च हिस्ट्री है, जो कुकीज हैं, उन सभी को क्लियर भी करते रहें ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। इग्नोर स्पैम। अगर कहीं पर कोई स्पैम की कोशिश है तो आपको स्पैम में बिल्कुल जाना ही नहीं, उसको इग्नोर कर दो, देखना ही नहीं उसकी तरफ। मान लीजिए कोई ऐसी लिंक आपको मिल रही है जिसके बारे में आप नहीं चाहते हैं, तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए। आप ये नहीं कि चलो क्लिक करके चेक कर लेते, जब जानते नहीं हैं तो हम क्यों चेक करें उसको, उसे हमें बिल्कुल भी इग्नोर कर देना है। मीन्स जो आपको जंक मेल्स मिलती हैं, जो स्पैम मेल मिलती हैं, या कोई आपको अलग से ऐसे ही लिंक मिल रही है, कोई भी चीज है जो स्पैम आपको लगती है, आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। उसका आपको उपयोग करना ही नहीं है, उसको छूना ही नहीं है। देन है बैकअप योर कंप्यूटर। सिक्योरिटी में ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा अपने कंप्यूटर का बैकअप हमें लेकर रखना चाहिए ताकि कहीं पर कोई दिक्कत है तो वह डाटा हमें फिर से प्राप्त हो सके। मान लीजिए हमारे पास डाटा बहुत सारा भरा हुआ है और कोई वायरस आ गया और पूरा डाटा हमारा इरेज हो गया। अब जो हैकर है उसके पास डाटा चला गया, अब वो कह रहा भाई इतने रुपए दो तो मैं आपका डाटा दे दूंगा। तो उन सब चीजों से क्या, भैया रखे रहो डाटा, ठीक है, हम फिर से उसका बैकअप ले लेंगे। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास रहना चाहिए कि अगर हमारी वेबसाइट हैक होती है, कहीं पर कोई दिक्कत आती है, तो उसका बैकअप हमारे पास होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हमारी विंडो करप्ट हो गई, जब विंडो करप्ट हो गई तो डाटा हमारा चला गया, तो उससे बचने के लिए बैकअप हमें रखना चाहिए। फिर है नेक्स्ट शट इट डाउन। देखिए शट डाउन करना कंप्यूटर सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपका कंप्यूटर का उपयोग नहीं है तो हमेशा अपने सिस्टम को शट डाउन कर देना चाहिए, खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पीसी को सिक्योर करने के माध्यम। अब मोबाइल फोन की बात कर लेते हैं। पहला काम है यूज पासवर्ड, पासकोड या पैटर्न लॉक। प्रेजेंट टाइम पर फेस लॉक मिलता है, फिंगरप्रिंट आपको मिल जाता है, तो आप हमेशा फिंगरप्रिंट को इनेबल रखिए। या फेस का है आपके पास मोबाइल में अवेलेबल है तो फेस लॉक, फिंगरप्रिंट, ये सभी आपको इनेबल रखना है, ये नहीं कि वहां पर आप डिसेबल रखिए। ठीक है, इसके अलावा आप पासवर्ड है, पासकोड है, इन सभी को भी इनेबल रखिए। सिक्योरिटी के जो सॉफ्टवेयर हैं उनका भी आपको उपयोग करना चाहिए, एन्क्रिप्शन का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, जब आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हमेशा याद रखिए आप उसको गूगल प्ले से इंस्टॉल करिए। ठीक है ना, कोई भी अननोन सोर्स है, अननोन सोर्स से कभी भी आपको अलाउ नहीं करना है। ठीक है ना, कि आप अलाउ कर देते हैं इंस्टॉलेशन, आपको नहीं करना है। कोई भी ऐप डाउनलोड करना है आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, क्योंकि वहां पर जो ऐप्स हैं वो सेफ होते हैं, सिक्योर होते हैं, आपके इलीगल वर्क को सपोर्ट नहीं करता है गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, तो हमेशा ऐप वहां से ही आप इंस्टॉल करिए। डू नॉट रूट योर डिवाइस, अपने डिवाइस को रूट नहीं करना है। तो ये सब चीजें आपके पीसी और आपके मोबाइल फोन को सिक्योर कर सकती हैं। तो यहां पर पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए और फिर यहीं से आप उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देंगे। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड फिक्स्ड सेल रेफरेंस में क्या अंतर है, एक उदाहरण के साथ प्रत्येक की व्याख्या करें।
एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस क्या है, रिलेटिव सेल डिफरेंस क्या है, ये आपको बताना है। चलिए यहां पर पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिफरेंस। आप जानते हैं कि एक्सेल में मुख्यतः दो प्रकार के सेल डिफरेंस मिलते हैं, एक रिलेटिव होता है, दूसरा एब्सोल्यूट होता है, और इन्हीं दोनों से मिलकर बनता है मिक्स्ड सेल डिफरेंस। लेकिन जो मेन है वो आपके दो हैं, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस बिहेव डिफरेंटली व्हेन कॉपीड एंड फिल टू अदर सेल। मीन्स जब आप कॉपी करते हैं और अदर सेल पर पेस्ट करते हैं तभी ये अलग अलग तरीके से उपयोग होते हैं। सेल डिफरेंस की शक्ति का, उसकी पावर का उपयोग तब होता है जब हम एक्सेल में कोई फार्मूला क्रिएट करते हैं। किसी फार्मूला या फंक्शन में किसी सेल के वैल्यू को उसके रेफरेंस की सहायता से ही गणना किया जाता है। कैसे, समझिए। यहां पर ओपन कर लेते हैं एक्सेल हम, आप कैल्क में भी कर सकते हैं, वहां पे भी ओपन करके आपको दिखा देंगे अभी हम। अब यहां पर देखिए, जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। मान लीजिए इस सेल में एक वैल्यू लिखी है 12 और दूसरे सेल में लिखा है 15। अब इसको ऐड करना है तो यहां पर इक्वल सम। अब देखिए जब हम 12 को सिलेक्ट करते हैं तो यहां पर क्या लिख गया, C4। मीन्स जो भी कैलकुलेशन होती हैं वो सेल एड्रेस सेल रेफरेंस के माध्यम से ही होती हैं। अब C4 को यहां पर ऐड हो रहा है। अब C4 में कितनी भी वैल्यू रहे, सम फार्मूला क्या करेगा, उसको ऐड कर देगा। अब यहां पर देखिए D4 ब्रैकेट बंद और इंटर, सेल रेफरेंस के द्वारा ही कैलकुलेशन हो रही है। अब यहां 12 की जगह हम 50 कर देंगे तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि सेल रेफरेंस की वैल्यू वहां पर दी गई है। ठीक है, यही आपका सेल रेफरेंस है। तो यहां पर देखिए तीन प्रकार के सेल रेफरेंस आपको मिल गए, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। इसी को बोलते हैं फिक्स्ड सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होता है, जब एक सेल के फार्मूले को दूसरे सेल में कॉपी करने पर रो और कॉलम की रिलेटिव स्थिति के आधार पर बदलती है तो उसे रिलेटिव सेल रेफरेंस कहते हैं। ठीक है ना, एक्सेल का डिफॉल्ट सेल रेफरेंस रिलेटिव सेल रेफरेंस ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहां पर नोट कर लीजिएगा, किसी सेल के फार्मूले को दूसरे सेल में कॉपी करने पर रो और कॉलम की जो रिलेटिव स्थिति होती है वही उसका रिलेटिव सेल रेफरेंस कहलाता है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है, रिलेटिव सेल रेफरेंस के विपरीत, मींस उसके जस्ट अपोजिट, एक सेल के फार्मूले को दूसरे सेल में कॉपी करने पर रो तथा कॉलम की रिलेटिव स्थिति के आधार पर नहीं बदलती है ना। मींस ये सेल रेफरेंस जब उपयोग करते हैं, मींस कोई भी सेल का फार्मूला है जब कॉपी करके दूसरे सेल में पेस्ट करते हैं तो रो और कॉलम की जो रिलेटिव स्थिति है वो चेंज नहीं होती है, तो वो क्या है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहलाती है। मींस यानी इस स्थिति में रो और कॉलम लॉक रहता है। जैसे फार्मूला क्या है, इक्वल A1 प्लस B1 है, तो यहां पर B1 को हम लॉक कर दे रहे हैं। लॉक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, डॉलर साइन का उपयोग करते हैं, या F4 प्रेस करके भी हम लॉक कर देते हैं। जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है, इसको लॉक करना है तो यहां पर F4 प्रेस कर देंगे तो F4 के द्वारा आपका लॉक भी हो जाएगा। देखिए प्रेस कर दिया तो यहां पर ये क्या हो गया, आपका लॉक हो गया। ठीक है, अब कॉपी करके हमने पेस्ट भी यहां पर कर दिया तो देखिए जो वैल्यू लॉक है उसका आंसर यहां पर आ गया। मिक्स्ड सेल रेफरेंस, रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का जो मिला हुआ रूप है, उनका जो मिश्रण है वही कहलाता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। यदि सेल का एक भाग रो और कॉलम रिलेटिव होता है तो दूसरा भाग एब्सोल्यूट होता है। मींस जहां पर एक रिलेटिव और दूसरा एब्सोल्यूट होता है वही कहलाता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। अब यह दो प्रकार के होते हैं, जब फार्मूला को कॉपी करते हैं तो कॉलम फिक्स्ड होता है और रो बदलता है। सेकेंड कंडीशन, जब फार्मूले को कॉपी करते हैं तो रो फिक्स रहती है और कॉलम चेंज होता है। यही इसके दो प्रकार हैं। तो ये हो गया आपका रिलेटिव, मिक्स्ड और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ठीक है, तो यहां पर इतने क्वेश्चंस आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी वहां पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लैन वैन के बीच अंतर, मींस क्वेश्चन नंबर 7th, 8th और 9th को कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो हर शाम 8 बजे आप ओ लेवल M1 R5 की क्लास को अटेंड करते रहिए। हर शाम 7 बजे ओ लेवल M2 R5 की क्लास हमारे दूसरे चैनल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल पर हो रही है। हर सुबह 8 बजे
पाइथन की जो क्लास है हमारे दूसरे चैनल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल पर हो रही है। लिंक वीडियो के नीचे दी गई है, जाइए डिस्क्रिप्शन को विजिट करिए, वहीं से चैनल का लिंक और क्लासेस का लिंक मिलेगा। देखिए, यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।